ये सबसे बड़ी खबर है जहां क्रिमिया पर हमला हुआ है और पुतिन अब क्या इसका बदला लेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 3 तस्वीरें भी आपके सामने, सेवास्तोपोल में हुए 7 धमाकों के बाद ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। 10 मिसाइल से ये वार हुआ है, शिपयार्ड में लगी आग, आसपास के इलाके में दहशत, और ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। लेकिन इस बीच आगे आपके सामने सेवास्तोपोल को किस तरीके से टारगेट किया गया, मनीष ने बताया। लेकिन क्या रूस पर हमले अब न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल है? ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में आगे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा, क्योंकि क्या रूस पर हमले न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल माना जाए। जानना यह भी जरूरी है कि क्या यूक्रेन के हमले रोकने में नाकामयाब पुतिन का अब सब्र भी टूटने वाला है, और क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन जल्द दबा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और क्या यूक्रेन युद्ध न्यूक्लियर अटैक से ही खत्म होगा? इस बारे में मैं अपने एक्सपर्ट्स को अब ज्वाइन करना चाहूंगी। सुधाकर सर, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इग्नाइट हो चुकी है सिचुएशन इस लेवल तक कि यह कहना सही होगा कि पुतिन न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं? सुरभि, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया है, और हमारे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। जहां तक आपका सवाल है, मेरा जवाब है ना, इट्स टू अर्ली। एक्चुअली कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर 18-19 महीना हो चुका है, 1 साल और बढ़ने में कोई खतरा किसी को भी नहीं है। लड़ाई खिंचती जाएगी। मेरे अंदाज से ये लड़ाई का 3-4 रेड लाइन्स हैं जो प्यूटिन साहब के हिसाब के मुताबिक उनका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को एक्टिवेट करेंगे। पहला रेड लाइन था उनका जो स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव लाइन है। ये 1 नहीं 2 नहीं, वो 7 लाइन के डिफेंसिव लेयर्स हैं जो ईस्टर्न फ्लैंक ऊपर सुरमी से लेके नीचे क्रीमिया पेनिनसुला या आप लैंड ब्रिज तक जो वो खींच के रखे थे। ये 7 लाइन को जब ब्रिज करते हैं, जैसे जाफोरिजिया में ब्रिज किया है उन्होंने 2 लाइन, तीसरी लाइन पर अटक गए हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अटक गया है। जैसे ही तीसरी या चौथी लाइन ये करेंगे, ये रेड लाइन बन जाता है। इसी तरह वॉर एफर्ट, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कमजोर होने के बाद ये एक संकेत है कि उनका लड़ाई का जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कमजोर होने का दावा किया जाए, लेकिन ये बिग ऑफेंस का नतीजा मान सकते हैं कि अब इस तरीके से अटैक की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। हालांकि सेवास्तोपोल में हमले से क्रिमिया में जिस तरीके से हड़कंप मचा है, मैं जल्द आती हूं आपके पास। सर, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि क्रिमिया से भारी संख्या में रूस अब लोग जा रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ने से क्रिमिया ब्रिज पर भी लंबे जाम की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। क्रिमिया छोड़ रूस जा रहे हैं कई लोग, और ये देखिए तस्वीरें। अब लगातार बिगड़ रहे हालात के बाद ये तस्वीरें क्या सब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। सेवास्तोपोल में हमले से क्रिमिया में भी अब हड़कंप मच चुका है। हालांकि मैं इस बारे में एक बार आपसे जवाब चाहूंगी यश सर। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर इसकी समझी जाए सेवास्तोपोल की, तो क्या लगता है इसको देखते हुए टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए सुरभि, ये क्लियर है कि रशिया बहुत बड़ी पावर है। यूक्रेन बहुत छोटा कंट्री है, उसका इतना असला भी नहीं है, इतनी फौज भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने पिछले 18 महीने से इसका मुकाबला किया है, तो वो देखते हैं ल्यूक्रेटिव टारगेट्स कहाँ। जैसे मॉस्कोवा को सिंक किया था, बहुत बड़ी खबर थी। अब वो जो है, पहले क्रीमिया ब्रिज के ऊपर उन्होंने 1-2 बार अटैक किया, तो वो एम्युनिशन डंप्स पे अटैक किया है, इनके हेडक्वार्टर्स को अटैक किया है। तो जो एक कमजोर कंट्री, वो हमेशा देखता है कि भाई पावरफुल कंट्री के कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो वल्नरेबल है, जहां पर उसको अटैक करने से उसको दर्द भी होगा, नुकसान भी होगा। और सुरभि, जो शिपयार्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा एम्युनिशन और बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा इस प्रकार का सामान होता है कि आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और न्यूज भी बहुत बड़ी बनती है। तो ये जो है काफी हद तक, क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिकन इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है, रिकॉन्सेंस के हथियार हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास जो डिप्लॉयड है, तो वो जो है काफी हद तक कई बार बड़े अच्छे टारगेट पिकअप करके जो है रशिया को हिट कर सकते हैं। यानी अभी तक जिस तरीके से सप्लाई लाइन को टारगेट किया जा रहा था, ये भी सेवास्तोपोल में टारगेट करते हुए शिपयार्ड खासतौर पर निशाना बनाया गया।